इतिहास में हजारों सालों से राजा महाराजाओं के युद्ध होते आ रहे हैं, पावर के लिए, सत्ता के लिए। लेकिन इतिहास में ऐसी शक्ति पूरे संसार में सिर्फ भारत में ही है, जहां मुट्ठी भर के योद्धा भी कई लाख पर भारी पड़ते हैं। निश्चित ही वो सभी कोई देवी शक्तियां थी जो इस भारत भूमि की आक्रांताओं से रक्षा करने के लिए अवतरित हुई थी। आज छत्रपति टॉक्स के इस स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे कहानी जब मात्र 300 मराठों ने 5000 आक्रांताओं से 8 घंटे तक ऐसा तांडव किया जिसे देखकर मृत्यु को भी मृत्यु आ जाए। तो आदित्य राज जी, बिना किसी देर के डिटेल में बताइए क्या हुआ था उस खूनी युद्ध में। मार्च के महीने से फंसे सारे मराठों ने निर्णय कर लिया था कि पन्हाला को छोड़ना है। 600 मावड़ों के साथ पन्हाला को छोड़ा जाता है। सिद्दी जोहर को खबर लग जाती है कि शिवा काशिद गया है शिवाजी महाराज के वेश में। उस सिद्दी जोहर ने उसका गला काट दिया था। एक बार भी शिवा काशिद को यह नहीं लगा कि मैं मृत्यु के मुंह में जा रहा हूं, मेरा क्या होगा, मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि तभी आपको यह अच्छे से समझ में आएगा। और फिर जैसे ही सिद्दी को पता चलता है कि असली शिवाजी महाराज यह नहीं है, शिवाजी महाराज के 600 मावड़ों का पीछा करने सिद्दी जोहर सिद्दी मसूद को भेजता है। सिद्दी मसूद निकल चुका है 5000 की सेना लेकर। 5000 की सेना। समय आ चुका है रक्त बहाने का, अपना भी और शत्रु का भी। और यह मात्र कितने थे? सिर्फ 600। रात को 9 बजे ये लगभग निकलते हैं और 60 किलोमीटर का अंतर है। अब बाजी और उनकी पूरी सेना पवन खिंड में है, लेकिन अभी भी 13 किलोमीटर का अंतर बचा हुआ है। अब कैसे भी करके जल्द से जल्द विशालगढ़ पहुंचना है। ये रात को कितने बजे निकलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। बाजी प्रभु देशपांडे के बड़े भाई फुलाजी, उनकी उम्र है 50 से 55 साल। शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु को पितृतुल्य कहा है, आप हमारे पिताजी के समान है। ये पूरी सेना घोर खिंड में पहुंच चुकी है। खिंड यानी कि पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है जिसे हम अंग्रेजी में पास कहते हैं। और तभी खबर आती है कि शत्रु पीछे से आ रहा है, यहां से अब आगे बिल्कुल नहीं जाया जा सकता, क्योंकि अगर आगे निकल जाते हैं तो आगे मैदान है। 600 वर्सेस 5000 में मैदान में लड़ना संभव नहीं है। तब बाजी प्रभु कहते हैं, राजा अब जाइए, 300 मावड़ों के साथ जाइए, आगे बढ़िए विशालगढ़ की ओर। यह मेरा वचन है कि जब तक आप विशालगढ़ पर नहीं पहुंचेंगे, मैं बाजी प्रभु और हमारे सारे जेदे बांदल आपसे वादा करते हैं, जब तक मेरा राजा विशालगढ़ पर नहीं पहुंचेगा तब तक साक्षात यमराज भी इस घोर खिंड को पार करके आगे नहीं जा सकते। महाराज ने कहा, बाजी यह आप क्या कह रहे हो? हम आपको छोड़ के चले जाए मौत के मुंह में, फिर से वही मौत का नंगा नाच? बाजी ने कहा, पालकी में बैठिए और जाइए राजे, जाइए। राजे और बाजी में बहस होती है। बाजी कहते हैं, राजे राजे हमारे जैसे हजारों बाजी मर भी जाए तो भी चलेगा, लेकिन हमारे जैसे हजारों बाजियों को पैदा करने वाला आपके जैसा शिवाजी राजा होना चाहिए। लाखों को पालने वाला आपके जैसा पालनहार होना चाहिए। महाराज के आंखों में आंसू थे। वो बाजी को गले लगाते हैं और रात को 9 बजे निकलते हैं। 48 किलोमीटर वो चले हुए हैं, अब इन्हें 13 किलोमीटर और चलना है। बहुत होली बात है, अब समय आ गया था युद्ध लड़ने का, रक्त बहाने का। बाजी प्रभु की उम्र है 45 साल, भाई की उम्र है 50 से 55 साल। उनके दोनों हाथ में दंड पत्ते हैं। एक का वजन 6.5 किलो, दूसरे का वजन भी 6.5 किलो। दोनों को मिला दे तो 13 किलो के एक सिलेंडर के बराबर वजन है। अब युद्ध होने वाला था। तलवार से थोड़ा भारी होता है दंड पट्टा, लेकिन लचीला होता है। अब युद्ध होने वाला है। बाजी प्रभु ने अपने आप को सज्ज किया, सारे मराठों ने अपने आप को सज्ज किया, और फिर देखते ही देखते यमनों का आना शुरू हुआ। शत्रु आक्रमण करता है। हर हर महादेव के जयघोष के साथ युद्ध शुरू हो गया।
शुरू हुआ युद्ध, शुरू होता है रक्तपात। वो घोर किंड मराठों के रक्त से पावन हो लगी। सारे शत्रुओं का रक्त बह रहा था, मराठे भी अपना रक्त बहा रहे थे और वो शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। शत्रु हताश हो रहा था। सिद्दी मसूद का माथा घूमता है, कैसे पकड़े राजा को, कैसा पकड़ा जाए राजा को, यह तो आगे ही नहीं जाने दे रहे हैं। क्या मुंह लेकर जाएंगे बीजापुर में बड़ी बेगम के सामने। फजल खान बोल रहा है मुझे अपना अब्बाजान का बदला लेना है। उधर फजल खान अलग बोल रहा था, फजल खान यानी अफजल खान का बेटा, वो बोल रहा था मुझे अपना अब्बाजान का बदला लेना है, मुझे अपने अब्बाजान का बदला लेना है। उस दिन बीच में सिर्फ घोर खिंड ही नहीं, 300 के 300 मावड़े हिमालय पर्वत बनकर खड़े थे। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ। 9 बजे निकल चुके, 48 किलोमीटर ये चले हुए हैं। इन्होंने क्या खाया कुछ नहीं पता, क्या पिया कुछ नहीं पता। सभी जानते हैं हम कि फूड से हमें एनर्जी मिलती, इन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया। कहाँ से आ रही है इतनी एनर्जी, कहाँ से आ रहा है ये जोश? क्या शक्ति रही होगी? सिर्फ फिजिकली नहीं, वो लोग मेंटली भी कितने स्ट्रांग रहेंगे। और शत्रु सेना घोड़ों पर पूरी ताकत के साथ खा पी कर आ रही है और यह पैदल खड़े हैं। अगर यमराज भी चाहे तो आगे नहीं जा सकते और युद्ध अब लगातार चलता जा रहा है, लगातार युद्ध चलता जा रहा है। सिद्दी मसूद का माथा घूमता है, कहता है क्या है ये लोग, शैतान के बेपाप हैं। कहता है हट जाओ बाजी, हट जाओ। शत्रुओं का जत्था आता जा रहा था, ये काटते जा रहे थे, फिर आते हैं, फिर काटते हैं, आते हैं, काटते हैं। ये लगातार चलता जा रहा है। ये युद्ध ने कायदे से चलना था सिर्फ 3 घंटे, लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती, क्योंकि जिस समय राजा विशालगढ़ के ओर पहुंचते हैं 300 मोड़ों के साथ, वहां पर ऑलरेडी घेराबंदी कर रखी होती है आदिल शाह के सरदार ने। राजा अंदर जाने से पहले खुद ही एक युद्ध लड़ते हैं और जो युद्ध 9 बजे से 12 बजे तक होने वाला था, वह युद्ध चला अब 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, पूरे 8 घंटे। अरे यदि हमारे पेट में खाना नहीं होता तो हम ये सोचते क्या होगा, कैसे होगा, हम क्या करेंगे। लेकिन ये 13 किलो के सिलेंडर के बराबर वजन उठाकर खाली पेट भूखे प्यासे युद्ध लड़ रहे, कुछ भी नहीं दिख रहा इन्हें, भूख प्यास कुछ नहीं। बस मेरे राजा, मेरे शिवाजी राजा, हमारा हिंदवी स्वराज्य, एक ही लक्ष्य उनका, एक ही सपना, स्वराज्य, आजादी, देश की आजादी इन यमनों से। अब सिद्दी मसूद कहता है बाजी, यही है इनका सरदार, ये गिरा तो युद्ध फतेह होगा, ये गिरा तभी युद्ध फतेह होगा। उस समय के स्नाइपर एक बंदूकधारी को उस समय बुलाया जाता है, कहता है लगाओ निशाना। वो कहता है किस पर लगाओ निशाना, कौन है बाजी, इतने सारों में कौन है बाजी, बताओ कौन है बाजी। अरे दिखता नहीं तुम्हें, जो शेर की तरह लड़ रहा है, वो जो रक्त पानी की तरह बहा रहा है, अरे ठीक से देखो, उनके सरदार को तो देखो। तब बंदूकधारी ने कहा अरे सभी तो शेर की तरह लड़ रहे हैं, सभी तो सरदार ही दिख रहे हैं। उस दिन उस घोर खिंड में 300 के 300 मावड़े खुद को सरदार समझ के ही लड़ रहे थे। फिर आखिर में सिद्दी मसूद ने बाजी के बारे में जो उत्तर दिया, उसे जरा ध्यान से सुनिए। जो सर से लेकर पांव तक खून से नहाया हुआ है वो है बाजी, सिंदूर लगाए हुए बजरंगबली की तरह। उस दिन बाजी रक्त से बिल्कुल नहाए हुए थे, उनके शरीर पर ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां पर घाव ना हुआ हो। उस बंदूकधारी ने निशाना लगाया, बाजी के कमर में जाकर बंदूक की गोली लगी और बाजी उस समय गिर पड़े। फिर बाजी को ध्यान आया, नहीं अभी नहीं, यम खड़ा था। लेकिन ये कहते हैं मेरे राजा अभी विशालगढ़ पर नहीं पहुंचे, तब तक मुझे मरने का कोई अधिकार नहीं है। अपने सर का सेला उतार कर बाजी कमर पर बांधते, चालू करो युद्ध, राजा अभी नहीं पहुंचे, अभी मरने का कोई समय नहीं है हमारे पास। फिर शुरू होता है युद्ध। सभी मराठे और बाजी रक्त से बिल्कुल नहा चुके थे। तब वहां पर बारिश भी हो रही थी और उस बारिश में पूरी घोर खिंड उन महावीरों के रक्त से पावन हो चुकी थी। 9 से 12 बजे, 12 से शाम के 6 बज चुके, 6 बज चुके हैं और बाजी उनके साथी लगातार लड़ते जा रहे, लड़ते जा रहे, लड़ते जा रहे। राजे जैसे ही विशालगढ़ पर पहुंचते हैं, वो कहते हैं अरे कोई तोपों के गोले चलाओ, वहां मेरा बाजी खून बहा रहा है, वहां मेरा बाजी लड़ रहा है, भूखा प्यासा मेरा बाजी लड़ रहा है, बाजी लड़ रहा है। बाजी लड़ रहे थे, आवाज आती
ठक ठक ठक। तब बाजी ने यम को कहा, आजा और मुझे ले जा। वो 3 तोपों की आवाज थी, जिसका मतलब था कि राजे विशालगढ़ पर पहुंच चुके। तब बाजी ने अंत में कहा, मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे राजा से कहना मैंने अपना वचन निभाया। फिर अंत में जिस क्षण वहां से यमन अपने घोड़े ले जा रहे थे, और फिर जब राजा उनके शव लाने के लिए भेजते हैं, तो किसी का भी शरीर एक टुकड़े में नहीं मिलता है। सब के सब छिन्न भिन्न हो चुके थे। ये कैसी दीवानगी, ये कैसा प्रेम है? ये मेरा आप सभी से सवाल है। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दें और बताइए आज आपने क्या सीखा। धन्य है वो बाजी प्रभु देश पांडे, धन्य है वो 300 के 300 मौड़े, और धन्य है वो शिवाकाशित, और धन्य है वह छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके लिए सब अपनी जान देने को और शत्रु की जान लेने को तैयार थे। धन्य है वो छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय शिवराय, जय श्री राम।